एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो इस सिंगल वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं विद इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, इसमें हमको बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यानी कि हमको इसके बारे में बताया गया है उस टाइम पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें कैसी सेटलमेंट्स थी, किस टाइप का कल्चर था, क्या चीज़ें हमको देखने को मिली हैं, कहाँ कहाँ पर साइट्स थी। तो हमको इस बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी गई है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए, हमारा जो हड़प्पन कल्चर है उसको और भी नेम्स दिए गए हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर उसको हम हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं जिनसे हम इस सिविलाइजेशन को जानते हैं। हमारे बुक के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमको बताया गया है हड़प्पन सील्स के बारे में। सील मतलब हो जाता है जो मोहरें होती हैं वो। ठीक है, तो हड़प्पा में जो मोहरें पाई गई हैं उनके बारे में बात करी गई है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसमें कि हमको देखने को मिलता है कि जो हड़प्पा में सील्स पाई गई हैं वो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। मीन्स हड़प्पन सील्स वहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यानी कि विशेष आर्टिफैक्ट हैं। अब बात करें ये बनती कैसे हैं, तो एक स्टोन है दैट इज स्टेटाइट, इसका यूज़ किया जाता था सील्स बनाने के लिए। बात करें उनमें था क्या, व्हाट डज इट कंटेन्स, तो हमको जो है सील्स में देखने को मिलेंगे एनिमल मोटिव्स, यानी कि एनिमल्स की जो है पिक्चर्स बनी हुई होंगी, एनिमल्स को पोर्ट्रे किया हुआ है। और उसके अलावा हमको साइंस देखने को मिलेंगे किसी एक स्क्रिप्ट में जो कि अभी तक अनडेसिफर्ड है, मीन्स अभी तक डिकोड नहीं करी जा सकी है। तो उस स्क्रिप्ट में कुछ साइंस हमको देखने को मिलते हैं हड़प्पन सील्स में। अब नेक्स्ट हमको सोर्सेज के बारे में बता रखा है, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली है, जो भी नॉलेज उनको मिली है वो कहाँ से मिली है, उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या एविडेंसेस हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, तो देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जब किसी जगह पर जो है रिसर्च करते हैं, वहाँ पर खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, उस टाइम पीरियड पर उनको जो भी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं उन्हीं को बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो यहाँ पर आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हाउस देखने को मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, वेट्स, बेक्ड ब्रिक्स एटसेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हमको एज अ एविडेंस मिली हैं जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा है, तब उनको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करी गई है टर्म्स, प्लेसेस और टाइम्स के बारे में। तो टर्म्स में हमको दिया गया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको और किन नेम से जाना जाता है, तो ये हमने पहले ही देख लिया है, हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर। तो ये वर्ड दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। अब ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो ये डिस्टिंक्टिव स्टाइल में बनाए गए हैं, एक डिफरेंट स्टाइल है इनका, जो कि एक सिंगल जो है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए गए हैं, मीन्स कुछ सेलेक्टेड एरियाज में पाए गए हैं। ठीक है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पाए गए हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर जो है टाइम स्पैन में इनको पाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें हड़प्पन कल्चर ऑब्जेक्ट्स की। तो अभी हमने ऊपर देखा कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, तो उन ऑब्जेक्ट्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो उनमें आ जाएंगी सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब हो जाता है पकी हुई ईंटें। ठीक है, नेक्स्ट बात करी गई है प्लेस की। तो प्लेस यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किस रीजन में पाई गई है, मेनली क्या जो एरियाज हैं वहाँ पर पाई गई हैं, तो इट इज़ फाउंड इन अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो इसको जो है 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है अर्ली हड़प्पन फेज, यानी कि ये टाइम रहा है 3300 से 2600 BCE तक। ये जो फेज रहा है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, इट वाज जस्ट रॉ, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल जो है डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट फेज है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि टाइम पीरियड रहेगा 2600 से 1900 BCE तक। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड जो है सिविलाइजेशन थी हमारी इस टाइम पे। ठीक है, थर्ड फेज है लेट हड़प्पन फेज। तो ये टाइम पीरियड रहेगा 1900 से 1300 BCE तक। तो ये वो टाइम पीरियड है जब जो है हमारी सिविलाइजेशन एंड होने पर आ गई थी, तो इस पीरियड को कहा गया है लेट हड़प्पन फेज। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हड़प्पन सिटीज़ के बारे में। तो देखो, हड़प्पन सिटीज़ तो वैसे बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हड़प्पन सिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे
और साथ ही में उनके हम जो प्रेजेंट लोकेशन है वो भी देखेंगे, बिकॉज ये आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है तो देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मैप वर्क में आ जाते हैं, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा जिनके बारे में जिक्र हुआ है पूरे चैप्टर में, उन सारी ही लोकेशंस को आपको लर्न करना है विद योर प्रेजेंट डे लोकेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी हड़प्पन सिटी थी दैट वाज हड़प्पा, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, राइट। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद में राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। बानावली अगेन ये भी हरियाणा में है। देन कालीबंगा राजस्थान में है। शौतुगई अफगानिस्तान। लोथल गुजरात। धोलावीरा अगेन गुजरात। चन्हुदारो पाकिस्तान में है। नागेश्वर पाकिस्तान में है। बालाकोट पाकिस्तान में है। एंड लास्ट साइट कोच्चि, ये भी पाकिस्तान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ हैं जो कि यू मस्ट नो, और उनकी प्रेजेंट डे लोकेशन भी यू मस्ट नो। और साथ ही साथ आपको जो है मैप पर भी इनको प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज मैप क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनकी जो प्रेजेंट डे लोकेशन है, साथ ही में जो साइट्स हैं, ये आप अभी के अभी लर्न कर लीजिए। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं एविडेंसेस को। यहाँ पर हम देखेंगे किस हड़प्पन साइट से हमको क्या एविडेंस मिला है, क्या साक्ष्य मिले हैं। तो इससे जो है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने सारी की सारी एविडेंसेस और साइट्स जो है एक साथ में लिख दिए हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइज टू लर्न। तो चलिए हम देखते हैं हमको कहाँ से क्या मिला है। सबसे पहले प्लग्ड फील्ड्स, यानी कि जोते हुए खेत की जो एविडेंसेस हमको मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। अगला है टेराकोटा प्लो, तो हमको जो है टेराकोटा के हल देखने को मिले हैं, वो हमको मिले हैं चोलिस्तान और बानावली में। नेक्स्ट इज कैनाल्स एंड लापिस लजूली, तो कैनाल्स मतलब हो जाता है नहर जो होती है ना इरिगेशन के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं, और लापिस लजूली एक तरह का स्टोन है, तो ये हमको देखने को मिले हैं शौतुगाई में। उसके अलावा हमको वाटर रिसोर्सेज देखने को मिले हैं धोलावीरा में। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडरी, ये दो हमको एविडेंसेस मिले हैं मोहनजोदारो में, जहाँ पर ग्रेट बाथ का ऐसा माना जाता है कि किसी एक जो है रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता होगा उसको, और वहीं पर जो ग्रेट ग्रैंडरी है उसको माना जाता है कि वहाँ पर जो है ग्रेन स्टोर किए जाते होंगे, ठीक है। अगला हमको फायर अल्तार्स देखने को मिले हैं लोथल और कालीबंगा में। नेक्स्ट इज शेल ऑब्जेक्ट्स, तो शेल ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं नागेश्वर और बालाकोट में। तो ये इनके लिए हम स्पेसिफिक रीज़न भी दे सकते हैं, ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जो नागेश्वर और बालाकोट रीजन है ये जो है हमारा कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन के पास में ऑब्वियस सी बात है शेल ऑब्जेक्ट्स मिलने की जो है पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। तो ये दो लोकेशंस है जहाँ से हमको शेल ऑब्जेक्ट्स के जो है एविडेंसेस मिले हैं। उसके अलावा बीड्स मेकिंग का जो है एविडेंस हमको मिला है चन्हुदारो से, और कार्नेलियन और डॉकयार्ड मिला है लोथल से। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जिसको कि मैंने आपको बता दिया है। आपको पता होना चाहिए कौन सा एविडेंस किस साइट से मिला है, जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी शॉर्ट आंसर्स मेकिंग में भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में बात करी गई है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में, जहाँ पर हमको बताया गया है कि हड़प्पन पीपल की फूड हैबिट्स कैसी थी, वो क्या चीज़ें कंज्यूम करते थे। तो जो हड़प्पन पीपल थे वो प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों ही कंज्यूम करते थे। प्लांट प्रोडक्ट्स में बात करें तो वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सीसम जैसी चीज़ें जो है वो खाया करते थे, कंज्यूम करते थे। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है आर्कियोबोटैनिस्ट, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो कैटल, शीप, गोट, बफलो और पिग इनको खाया करते थे। साथ ही कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि बोर, डियर और घड़ियाल। ओके, अब वो आर्कियोलॉजिस्ट जो कि एनिमल रिमेन्स को स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है आर्कियोजूलॉजिस्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे जिनसे हमको पता चलेगा कि हड़प्पन पीपल किस तरह से एग्रीकल्चर किया करते थे, वो किन चीज़ों का यूज़ करते थे खेती करने के लिए, इन चीज़ों के बारे में हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले आ जाता है सील्स। हमको कई सारी सील्स देखने को मिली हैं जिनमें कि बुल डिपिक्टेड है, जिससे कि ये पता चलता है कि बुल्स का यूज़ किया जाता होगा प्लगिंग के लिए, ठीक है, खेत जोतने के लिए। इसके अलावा हमको एक टेराकोटा स्कल्पचर भी मिला है बुल का, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि उन लोगों को जो है बुल के बारे में नॉलेज थी, तो हो सकता है वो उसका यूज़ करते हो प्लगिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो हमको प्लग के टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं, यानी कि हमको जो है टेराकोटा के बने हुए हल देखने को मिलते हैं चोलिस्तान और बनावली में, ठीक है। थर्ड एविडेंस की बात करें तो हमको प्लग्ड फील्ड्स देखने को मिलते हैं। प्लग्ड फील्ड्स यानी कि जोते हुए खेत हमको देखने को मिलते हैं एज अ एविडेंस कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है।
नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो हमको ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले, हमको नहर के जो है साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि इनका जो है यूज किया जाता होगा इरिगेशन पर्पस के लिए। एंड ये एविडेंस हमको मिला है शौर्तुगाई अफगानिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस है वाटर रिजर्वॉयर्स, तो ये देखने को मिला है धोलावीरा गुजरात में। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जिनको देखकर ये पता चल जाता है कि क्या कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया होगा हड़प्पन पीपल ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको प्लान्ड अर्बन सेंटर क्यों कहा गया है, तो ऐसा इसलिए है बिकॉज ये जो सिटी है, ये जो साइट है, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ में बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसलिए हमने इसको बोला है प्लान्ड अर्बन सेंटर। ओके, सो अब ये जो मोहनजोदारो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, वेल नोन साइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहनजोदारो जो है पहली साइट है जो कि खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा नोन साइट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन जो पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो थी हड़प्पा। सो डू रिमेंबर, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ओके, अब मोहनजोदारो की सेटलमेंट्स की बात करें तो पूरी की पूरी सेटलमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला सिटाडेल एंड दूसरा लोअर टाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिटाडेल के फीचर्स की बात करें तो इट इज स्मॉलर बट हाइयर पोजीशन। तो ये है तो छोटा, लेकिन ये हाइयर पोजीशन पे देखने को मिलेगा, थोड़ी सी हाइट पर देखने को मिलेगा। सेकेंडली इट इज वॉल्ड, तो हमारा जो सिटाडेल है उसमें जो है चारों तरफ से दीवार बनी हुई है, चारों तरफ से वो दीवार से घिरा हुआ है, जिससे कि वो लोअर टाउन से सेपरेट होता है, उसको अलग किया गया है। थर्ड पॉइंट इज एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो हमको वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं जिनसे देख के पता चलता है कि ये यूज करे जाते होंगे स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक वेयर हाउस देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही मासिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जिसका यूज शायद कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है ग्रेट पाथ, तो ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि कॉरिडोर से सराउंडेड है, ठीक है, और इसमें जो है 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, यानी कि 2 तरफ से स्टेयर्स भी हैं। एंड इसको वाटर टाइट किया गया है ब्रिक्स का यूज करके और जिप्सम का मोर्टार यूज करके, ठीक है। अब बात करें इसके यूज की, तो इसको यूज किया जाता रहा होगा स्पेशल रिचुअल बात के लिए, कोई ओकेजनल जो धार्मिक बात होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता था। ओके, सो नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ लोअर टाउन। तो लोअर टाउन वॉज मच लार्जर बट लोअर पोजिशन, तो लोअर टाउन जो था वो बड़ा तो काफ़ी था, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है लोअर टाउन में रह रही थी, तो काफ़ी बड़ा एरिया था, लेकिन वो लोअर पोजीशन पे था, हाईयर पोजीशन पे नहीं था, ठीक है। एविडेंस की बात करें तो हमको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखने को मिले हैं। उन हाउसेस के फीचर्स की बात करें तो हमको उनमें कोर्टयार्ड देखने को मिले हैं विद नो विंडोज, तो मतलब लोग जो है प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे, विंडोज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। उसके अलावा घरों में बाथरूम्स देखने को मिले हैं, रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस, तो इससे ये पता लगता है कि सेकंड फ्लोर्स भी रहे होंगे। उसके अलावा हमको घरों में वेल्स भी देखने को मिले हैं। एंड मोहनजोदारो में अकेले 700 वेल्स पाई गई हैं, 700 कुएं देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रोड्स एंड स्ट्रीट्स इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स, तो जितने भी रोड्स बिछाए गए हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो सारे के सारे राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कवर्ड ड्रेन्स, तो जितने भी हमको नालियां, ड्रेन्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कवर्ड हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट हमको बताया गया है मोहनजोदारो के फीचर्स के बारे में, या फिर वी कैन से जो प्लानिंग के कुछ एविडेंसेस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी ब्रिक्स पाए हैं मोहनजोदारो में या फिर बाकी की हड़प्पन साइट्स में, वो सारे के सारे बेक्ड ब्रिक्स हैं, यानी कि उनको जो है भट्टे में पकाया गया है, पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था। एंड हड़प्पन पीपल ने सारी ब्रिक्स को बनाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो रखा था, यानी कि सारी ईंटें जो है एक ही रेशियो में बनाई गई थी, एंड रेशियो वाज 4:1। तो ये रेशियो का यूज करके जो है सारी ब्रिक्स बनाई गई थी एक ही शेप एंड साइज में। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की। तो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्ट्रीट ड्रेन्स जो है बने हुए थे, स्ट्रीट ड्रेन्स यानी कि रोड पर ड्रेन्स जो है बनाए गए थे, और ये सारे के सारे ड्रेन्स ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे, ठीक है। इसके साथ में हर घर में ड्रेन्स थे जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं प्लानिंग के, जो कि यू शुड रिमेंबर, पूरी ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये 2 इंपॉर्टेंट प्लानिंग के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता किया कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में सोशल डिफरेंसेस थे या फिर नहीं थे।
तो सबसे पहली टेक्निक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनाई, दैट वाज स्टडीइंग द ब्यूरियस। तो उन्होंने ब्यूरियस को स्टडी किया जिससे कि उनको सोशल डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज हुई। तो ब्यूरियल का मतलब होता है कब्र या फिर दफन। तो हड़प्पन ग्रेव्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने पॉटरी और ऑर्नामेंट्स पाए। उसके अलावा मैन और वुमेन के ब्यूरियल्स में काफ़ी सारी ज्वेलरी भी देखने को मिली। कई सारी ग्रेव्स में हमको कॉपर मिरर्स भी देखने को मिले। उसके अलावा कुछ पिट्स में, कुछ ब्यूरियल्स में ऑर्नामेंट्स, थ्री शेल रिंग्स, जेस्पर बीड्स, माइक्रो बीड्स, इस टाइप की चीज़ें भी देखने को मिली। तो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें जब ब्यूरियल्स में पाई गई तो इन चीज़ों का यूज़ किया आर्कियोलॉजिस्ट ने सोशल डिफरेंसेस को समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई, दैट वाज लुकिंग फॉर लग्जरीज। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एग्जीक्यूशन के दौरान जितनी भी आर्टिफैक्ट्स मिले उनको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला यूटिलिटेरियन, दूसरा लग्जरीज। तो यूटिलिटेरियन में वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो डेली यूज़ की थी, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑर्डिनरी मटेरियल से बन जाते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो मटेरियल होता है उससे बन जाते थे, फॉर एग्जांपल स्टोन या फिर क्ले। एंड इनको बनाने का प्रोसीजर, जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता था, ईजिली बन जाती थी ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, नीडल्स, क्वंस एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यूटिलिटेरियन में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ईजिली बनने वाली और डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स। एंड दूसरा हम लग्जरीज की बात करें तो इनमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा रेयर थे, यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को नहीं पाए गए हैं। एंड साथ ही साथ ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और नॉन लोकल मटेरियल से बनते थे, मतलब कि जो कॉमन मटेरियल होता था उससे नहीं बनते थे, ये जो है बहुत ही रेयर पाया जाने वाला मटेरियल होता था उससे बनाए जाते थे, तो ये कॉस्टली भी होते थे। उसके अलावा ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज से बनाए जाते थे, यानी कि इनको बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं रहता था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ में इनको बना करके तैयार किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल पॉट्स ऑफ फेंस, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है लग्जरीज का ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस पॉट के यूज़ की बात करें तो इसको यूजुअली यूज़ किया जाता था परफ्यूम स्टोर करने के लिए, ओके। एंड लग्जरी आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये यूजुअली लार्जर सेटलमेंट्स में पाए गए हैं, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्राफ्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बता रखा है एक छोटा सा सेटलमेंट था, एक टाइनी सेटलमेंट था, दैट वाज चन्हुदारो, जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। अब उस टाइम पर क्या क्या क्राफ्ट वर्क हुआ करता था, तो इट इंक्लूड्स बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट कटिंग। तो ये सारी क्राफ्ट्स हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हमको बताया गया है मटेरियल्स क्या क्या यूज़ किए जाते थे इन क्राफ्ट्स को बनाने के लिए। सो हड़प्पन पीपल स्टोन्स का यूज़ करते थे, जैसे कि कार्निलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट। उसके अलावा मेटल्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। एंड साथ ही शेल का, फेंस का, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, तो इन सारी ही चीज़ों का यूज़ किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्राफ्ट्स बनाने के लिए ये सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था। एंड अब बात करी गई है शेप्स के बारे में, तो किस शेप्स में जो है बीड्स बनाई जाती थी। दोज वर डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल शेप, बैरल शेप्ड और सेगमेंटेड। तो इन डिफरेंट शेप्स में जो है बीड्स को बनाया जाता था बाय हड़प्पन पीपल, ओके। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पर हम उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो हड़प्पन पीपल यूज़ करते थे मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए। तो सबसे पहला है स्टैब्लिश्ड सेटलमेंट। सबसे पहले तो वो यही करते थे, जहाँ पर भी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं वहाँ पर जो है सेटलमेंट्स स्टैब्लिश कर लेते थे। जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट में शेल बहुत ज़्यादा मिल सकता था क्योंकि ये कोस्टल रीजन्स में था, तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी सेटलमेंट्स बना ली ताकि वो शेल्स को प्राप्त कर सकें। सेकेंड इज शौतुगाई, जहाँ से लापिस लजूली उनको मिल जाता था, जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोथल, जहाँ से उनको कार्नेलियन मिलता था, एंड राजस्थान से वो मेटल प्रोक्योर करते थे। एंड दूसरा मेथड उन्होंने यूज किया था, दैट वाज सेंडिंग एक्सपेडिशंस। एंड एक्सपेडिशंस का मतलब हो जाता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को जर्नी पर भेजना, कहीं पर भेजना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडिशंस। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में भेज देते थे ताकि कॉपर पा सकें, एंड ऐसे ही साउथ इंडिया में वो गोल्ड पाने के लिए एक्सपेडिशंस को भेजते थे, ओके। सो अब हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सील्स, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में। तो बात करें सील्स और सीलिंग्स के बारे में, तो सील्स का यूज़ किया जाता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए।
एंड आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि हो सकता है सीलिंग्स में असेंडर की जो है आइडेंटिटी रहती होगी। स्क्रिप्ट्स की बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में लाइन ऑफ राइटिंग देखने को मिली है, साथ ही साथ एनिमल मोटिव्स भी देखने को मिले हैं, यानी कि एनिमल्स की जो है पिक्चर्स देखने को मिली हैं। बट हमारी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, दैट इज डिकोड नहीं करी जा सकी है, अभी तक उसको समझा नहीं जा सका है। बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जानी है, जैसे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को लिखा जाता था राइट से लेफ्ट की तरफ। उसके अलावा हड़प्पन स्क्रिप्ट्स कहाँ कहाँ पाई गई हैं, तो वो पाई गई हैं सील्स में, कॉपर टूल्स में और एंशिएंट साइन बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करी गई है वेट्स के बारे में। वेट्स का मतलब होता है जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वजन करने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी वेट्स मिले हैं हड़प्पन कल्चर के, वो सारे ही क्यूबिकल फॉर्म में हैं, यानी कि क्यूब शेप में हैं और जिनमें की कोई भी मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब ये जितने भी वेट्स हैं वो एक तरह के स्टोन से बनाए गए हैं जिसका नेम है चर्ट। चर्ट नाम के स्टोन से सारे ही जो वेट्स हैं हड़प्पन कल्चर में वो बनाए गए हैं। एंड जितने भी वेट्स लोअर डिनोमिनेशन के पाए गए हैं उनमें बाइनरी सिस्टम को फॉलो किया गया है, वहीं पर जो हायर डिनोमिनेशन के वेट्स हैं उनमें जो है डेसिमल सिस्टम को फॉलो किया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। यहाँ पर हमको बता रखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी के बारे में, यानी कि किंग्स के बारे में बात करी गई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जिनसे कि उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया लगाया है उस टाइम की अथॉरिटी के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को एग्जीक्यूशन के दौरान एक लार्ज बिल्डिंग मिली है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये हो सकता है किसी किंग का पैलेस रहा होगा। इसी तरह से एक स्टोन स्टैचू मिली है जिसको कि प्रीस्ट किंग कहा गया है। लेकिन अभी तक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि क्या उस टाइम पर एक ही रूलर हुआ करता था या फिर कई सारे रूलर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वहाँ पर कोई भी रूलर नहीं हुआ करता था, तो वहीं पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था बल्कि कई सारे जो है रूलर्स हुआ करते थे डिफरेंट साइड्स पे। एंड वहीं पर कुछ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ही रूलर रहा होगा। तो यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं अबाउट द एंशिएंट अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बारे में बताया गया है। हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का एक्चुअल रीज़न अभी तक अननोन है, लेकिन फिर भी अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है अपने अपने रीजंस दिए हैं, कॉजेज दिए हैं कि ये रीज़न रहा होगा जिनकी वजह से सिविलाइजेशन का एंड हो गया। तो यहाँ पर हमको मल्टीपल कॉजेज दे रखे हैं फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहला रीज़न दे रखा है क्लाइमेटिक चेंज। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि क्लाइमेट में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उसके अलावा एक और रीज़न दिया गया है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि बहुत ज़्यादा रैपिड रेट में जो है फॉरेस्ट कटिंग हुई होगी जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा एंड जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका एंड हो गया होगा। तीसरा रीज़न गिवन है एक्सेसिव फ्लड, फोर्थ रीज़न इज अर्थक्वेक्स एंड फिफ्थ रीज़न गिवन इज इन्वेजन ऑफ आर्यंस, यानी कि बाहर से लोग आए होंगे, उन्होंने अटैक किया होगा एंड सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया होगा एंड खुद जो है सेटल हो गए होंगे। ओके, सो दीज आर फ्यू कॉजेज गिवन फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हालांकि जो एक्चुअल कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट स्टिल आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने डिफरेंट पॉसिबल रीजंस दिए हैं जिनकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा, डिक्लाइन हुआ होगा। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक में हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमको बताया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, सो कनिंघम ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिड 19th सेंचुरी में जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ही फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, यानी कि उनको आर्टिफैक्ट्स मिले लेकिन उनको जो है उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश करी कि ये जो आर्टिफैक्ट्स है कितने एंशियंट है, किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते होंगे, तो उन्होंने जो है उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। सो इसलिए 19th सेंचुरी में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं हो पाई। लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है दयाराम साहनी, जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पा से एक सील को डिस्कवर किया
एंड उसके बाद में जो है अगेन एक और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने हु वाज रखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो से एक सील को डिस्कवर किया। सो ये सारे एविडेंस देखकर उस टाइम पीरियड के जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे हु वाज जॉन मार्शल, उन्होंने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस कर दिया एंड इस तरह से हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है डिस्कवर हुई। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हैं कनिंघम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, एंड जिन्होंने डिस्कवरी को अनाउंस किया यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस किया, दैट वाज जॉन मार्शल। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज जहाँ पर हमको हड़प्पन पीपल के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली एग्जीक्यूशन के दौरान जो कि बहुत ही अनफैमिलियर थी, अनयूजुअल सी थी, जिनको कि देख कर के आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा गेस किया कि हो सकता है इन चीज़ों का कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिस्ट को एक टेराकोटा का बना हुआ फिगर मिला, यानी कि मिट्टी से बना हुआ एक फिगर मिला, जिनको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम दिया है मदर गॉडेस। सो हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पन पीपल इनकी वर्शिप किया करते होंगे। उसके अलावा कुछ सील्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जिनमें कि प्लांट्स डिपिक्टेड है, यानी कि प्लांट्स की जो है इमेजेस हैं। तो इससे जो है उनका मानना ये है कि हो सकता है जो एंशिएंट पीपल थे वो नेचर को भी वर्शिप करते होंगे। और इसके अलावा जो है एक सील मिला है जिसमें कि एक यौगिक पोस्चर में जो है इमेज बना हुआ है, साथ ही में उसमें कुछ आसपास में एनिमल्स भी दिखाए गए हैं, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम दिया है प्रोटो शिवा। तो ये कुछ जो है एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया है कि क्या कुछ चीज़ें रही होंगी जिनकी वर्शिप किया करते होंगे हड़प्पन पीपल। सो यहाँ पर जो है हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विद ईच एंड एवरी टॉपिक। हमने यहाँ पर कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है। उसके अलावा जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो वो यही आता है कि कौन सी साइट कहाँ पर है। तो वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था सारी साइट्स को और उनकी प्रेजेंट डे लोकेशन को। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद ऑल द टॉपिक्स। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।